जय हिंद। हम लोग जाकर के जो बिहार बोर्ड जो आर्ट का एग्जाम 2025 में होने वाला है, उसमें सबसे पहले हम लोग इतिहास का एक चैप्टर देखें, उसका ऑब्जेक्टिव और सारे ऑप्शन को हम लोग देखें। उसके बाद उसका सब्जेक्टिव देखें, उस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव है। उसके बाद हम लोग दूसरा पॉलिटिकल साइंस चैप्टर देखें दोस्तों, और उसके बाद जब पॉलिटिकल साइंस हम लोग दूसरा चैप्टर देखें तो इसमें हम लोग क्या किए कि ऑब्जेक्टिव देखें, और एक पार्ट आया वो सब्जेक्टिव का आया। आज जाकर के सब्जेक्टिव का दूसरा पार्ट है, और ये जाकर के पार्ट समाप्त होने के बाद आपको एक चैप्टर का हो जाएगा दोस्तों, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जाकर के फिर से इतिहास का दूसरा चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं, और माध्यम मेरा वही रहेगा कि ऑब्जेक्टिव को ऑप्शन के साथ लेकर चले, ऑपरेशन करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उससे नॉलेज हो सके और रिवीजन करने में आपको दोस्तों आसान हो। और सिर्फ यही एग्जाम के लेकर के नहीं, इंटर के बाद भी आपको ये टॉपिक काम आए। इस वजह से इस बैच का स्टार्ट करने का जो मकसद रहा कि जाकर के हम लोग ऐसा बैच स्टार्ट किया जाए कि सिर्फ इंटर ही नहीं, इंटर के बाद भी उस बच्चा को इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने कोई कठिनाइयाँ ना हो, है ना। तो उसके वजह से हम लोग जाकर के बैच का नाम लाए जाकर के कि आर्ट्स का अस्पताल, यानी कि सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऑपरेशन किया जाए। इस वजह से वो बैच को हम लोग लेकर के आए हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहला नंबर जाकर के इसमें, तो ये जाकर सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव में उतना कुछ बोलेंगे नहीं, काहे कि टाइम सिर्फ पास करने फायदा नहीं है दोस्तों। सिर्फ सब्जेक्टिव है क्या, उसके बारे में हम क्या करेंगे, समझाएंगे, क्वेश्चन को बतला देंगे, ठीक है। अब नहीं तो फिर इसको जाकर के इसको भी ऑपरेशन करने लगेंगे तो डेली 4-5 क्वेश्चन करते करते जाकर के आपको टाइम, अब आपको पता ही होगा कि जाकर के ऑब्जेक्टिव का जो ऑपरेशन हो रहा है वो कितना बेहतर, आपको पूरा यूट्यूब हर में सबसे बेहतर वीडियो है ना आपको मिलने वाला दोस्तों। और आप देखिए, सिर्फ ढंग से देखिए और उसको नोट कीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ आपको हम क्या मटेरियल दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ये जाकर के राष्ट्र निर्माण की चुनौती चैप्टर है। इस चैप्टर का हम लोग क्या देखेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग दोस्तों। कौन चैप्टर क्वेश्चन का देखेंगे, सब्जेक्टिव। चलिए शुरू करते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत बताएं। तो अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत के अनुसार प्रकृति क्या ईश्वर प्रदान है, ये 3 प्राकृतिक अधिकार है, यानी कि ये प्रकृति के द्वारा या ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है। और इस प्रकार से हम लोग 3 प्रकार के है ना 3 प्राकृतिक अधिकार दिए गए हैं। पहला, जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और उसके बाद संपत्ति का अधिकार। ये जाकर के मूल संविधान में ये तीनों प्रकार के, ऐसे देखा जाए तो कुल मूल संविधान में 7 प्रकार का अधिकार की बात की गई है, जिसे हम मौलिक अधिकार बोलते हैं, है ना। पूछेगा कि मौलिक अधिकार मूल संविधान में कितना था, तो 7 था दोस्तों। लेकिन संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, है ना, 1978 में अनुच्छेद 300 में इसको हटा करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। लेकिन यहाँ बात तो क्या हो रहा है, सब्जेक्टिव का हो रहा है दोस्तों कि अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत बताएं। तो अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत के अनुसार प्रकृति क्या ईश्वरीय है ना प्रदान 3 प्राकृतिक अधिकार हैं, जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। और अन्य तमाम अधिकार इन बुनियादी अधिकारों से ही निकले हैं। इन बुनियादी अधिकारों से ही और भी अधिकार कहा हुए हैं दोस्तों निकले हैं। लेकिन हम आपको बताएं कि मूल संविधान में कितना अधिकार है, तो 7 अधिकार है। लेकिन वर्तमान में कितना अधिकार है दोस्तों, तो 6 अधिकार है। इसे हम लोग मौलिक अधिकार के
नाम से जानते हैं। और मौलिक अधिकार हमारा देश में जो है दोस्तों वो जा करके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और जा करके बात करें तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक के भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। ताकि ये सारा क्वेश्चन हम आपको क्या किए हैं दोस्तों, पहले हम बता चुके हैं, पहले सारा क्वेश्चन क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं, तो उतनी चर्चा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्रता के ठीक बाद भारत द्वारा या भारत के सामने की गई किन्हीं 2 चुनौतियों को लिखी। यानी कि जब आज़ाद हमारा देश को जब आज़ादी मिली तो उस समय हमारे देश के पास है ना कई चुनौतियाँ थी, है ना। इसमें जाकर के 2 चुनौती के बारे में बताया गया, लेकिन हम आपके लिए एक और चुनौती लेकर के आए हैं ताकि आपको एग्जाम में किन्हीं 2 चुनौती को लिखने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। ठीक है, देखेंगे स्वतंत्रता के ठीक बाद भारत द्वारा या भारत के सामने की गई किन्हीं 2 चुनौती प्रमुख है। अब पहला चुनौती क्या है कि एकता के सूत्र में बांधना, यानी कि पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधना। भारत में अनेक धर्म के लोग, अनेक जाति के लोग, अनेक प्रकार के यहाँ पर लोग रहते थे, तो उन्हें एक साथ ले करके चलने की सबसे बड़ी चुनौती थी। आपको पता होगा इसी के वजह से हमारा देश का क्या हुआ था दोस्तों, विभाजन हो चुका था, है ना। मुस्लिमों को, है ना, धर्म के आधार पर एक अलग देश दिया गया, लेकिन सारे मुस्लिम वहाँ नहीं जा पाए, है ना। बहुत सारे मुस्लिम भारत में रहे, जो महात्मा गांधी के बातों को माने वो मुस्लिम भारत में रहे, और जो मोहम्मद अली जिन्ना के बातों को माने वो मुस्लिम दोस्तों कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए, है ना। लेकिन जब यहाँ पर रहें तो उन्हें हमारा जिम्मेवारी है कि उन्हें भी रक्षा मुहैया कराया जाए, तो इसके लिए देखिए भारत विविधताओं वाला देश, ऐसे में सभी तरह के लोग को एकता के सूत्र में बांधना एक प्रमुख चुनौती थी, है ना। भारत कैसा देश है, विविधताओं वाला देश है, अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक वंश के लोग यहाँ रहते हैं, और एक कर्तव्य बनता है कि सबको एक साथ मिल करके रहने के लिए एक चुनौती था हमारे पास। दूसरा अगर देखें दोस्तों, लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान होता है। लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए एक लोकतांत्रिक संविधान होता है। आपको पता होगा कि हमारा लोग जाकर के संविधान पूरा विश्व के सबसे बड़ा संविधान है दोस्तों, पूरे विश्व के सबसे बड़ा संविधान है। और इस संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का टाइम लगा था दोस्तों, और लगभग 64 लाख रुपया बर्बाद हुआ था हमारे संविधान को लिखने में। और जाकर के हमारे संविधान को जो लिखने में, है ना, जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। ये सारे बात आपको दोस्तों है ना पहले बता चुके हैं, पहले हम क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। तो एक संविधान होना चाहिए। विश्व के सबसे बड़ा संविधान हम लोग का है दोस्तों, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है। आप कमेंट करके बताइए, तब पता चल पाएगा कि हाँ आप पहले का वीडियो देखे हैं, है ना। नहीं तो फिर देखेंगे कि आप सिर्फ क्या कर रहे हैं कि वीडियो स्किप कर करके देख रहे हैं। लेकिन आप शुरू से देखिए, जितना हम बात बोल रहे हैं ये सारे बातों को हमने पहले बोल चुके हैं दोस्तों जा करके। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, तो उस बातों को लिख नहीं रहे हैं और सिर्फ उसको क्या करते रहे, हम बोल दे रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आवश्यक होता है कि लोकतांत्रिक व्यवहार एवं वातावरण संविधान में तालमेल बैठाना, है ना, संविधान में तालमेल बैठाना। फिर समाजमूलक विकास, स्वतंत्रता के बाद देश का विकास करना तथा गरीबी को समाप्ति के लिए कारगर नीतियों को तैयार करना, जो देश के सामने एक प्रमुख चुनौती थी, है ना। उस समय जाकर के देश के सामने सबसे बड़ी ये भी जाकर के एक प्रमुख चुनौती थी कि जा करके गरीबी हमारे देश से कैसे मिटे। उस समय इसलिए योजना आयोग का गठन किया गया, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, अनेक प्रकार की पंचायत वर्षीय योजना लागू हुई, लेकिन तभी हमारा देश से गरीबी नहीं मिट पाया। नहीं तो उस समय मिटा और न तो अभी मिटा है दोस्तों। आपको पता होगा कि गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दी थी,
और ये नारा दोस्तों 1971 के चुनाव में दिया गया था। लेकिन उसी समय फिल्म बना था रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन फिल्म भी कहानी गोल हो गया, है ना। और जाकर आज तक हमारा देश का गरीबी नहीं मिटा। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम पूछता है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने। और भारत की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर थी दोस्तों, है ना। भारत की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की हत्या जाकर के दिल्ली के सफदरजंग में उन्हीं के बॉडीगार्ड के द्वारा हत्या कर दिया गया था। और हत्या दोस्तों 1984 में सिख दंगा के दौरान हो गया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, बात करते हैं। क्वेश्चन है, आजादी के बाद भारत के सामने कौन कौन सी 3 प्रमुख चुनौतियां थी? तो आजादी के बाद, आजादी लिखा हुआ दोस्तों, समझिएगा थोड़ा सा बात को। आजादी के बाद भारत के सामने निम्नलिखित 3 चुनौतियां थी। सबसे पहले एकता एवं अखंडता की चुनौती। एकता एवं अखंडता की चुनौती, ये जाकर के हम शायद बताएंगे दोस्तों। पहली और तत्कालीन चुनौती देश में एकता और अखंडता को, इस जाकर के हम क्वेश्चन बता चुके हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन बता चुके हैं, ये दूसरा तरीका से लिखा हुआ होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम बता चुके हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। ठीक है, देखिए 4 नंबर, नागरिक स्वतंत्रता पर टिप्पणी लिखी। नागरिक स्वतंत्रता पर क्या लिखना? टिप्पणी लिखना है। नागरिक स्वतंत्रता समाज के सदस्य होने के कारण व्यक्ति को जो स्वतंत्रता प्राप्त होती है उसको नागरिक स्वतंत्रता की उपमा दी गई है। जो व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होती है उसे जाकर के नागरिक स्वतंत्रता की उपमा दी गई है। बतलाया गया है नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा राज्य करता है। कौन करता है दोस्तों? राज्य, है ना। इसमें नागरिकों की निजी स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, विचार अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता, इनके इकट्ठे होने का, है ना, इकट्ठे होने तथा संघ इत्यादि बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। गैटिल ने स्वतंत्रता का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि नागरिक स्वतंत्रता का तात्पर्य उन अधिकार एवं विशेषताओं से है जिन्हें राज अपनी प्रजा हेतु, है ना, राज अपनी किसके लिए दोस्तों? प्रजा के लिए, राज अपनी प्रजा के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। नागरिक स्वतंत्रता विभिन्न राज्यों में अलग अलग होती है। जहां लोकतांत्रिक राज्यों में यह स्वतंत्रता अधिक होती है, वही तानाशाही राज्यों में भारत के संविधान में, है ना, भारत संविधान में नागरिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। तानाशाही राज्यों में जाकर के उन लोग का अलग प्रकार के जाकर के आपको लोकतांत्रिक स्वतंत्रता में की स्वतंत्रता दिया जाता है। और भारत के संविधान में जाकर के भारत के संविधान में नागरिक स्वतंत्रता का किया गया है दोस्तों, वर्णन किया गया है। आपको नागरिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है अनुच्छेद जाकर के दोस्तों 19 में। अनुच्छेद किस में वर्णन किया गया है? 19 में वर्णन किया गया है। आप लोग इसको देखिएगा, है ना। उसके बाद तानाशाही राज्य में अलग प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है और वहीं जाकर के आपको लोकतांत्रिक राज्य में अलग प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, थोड़ा सा बात को समझिएगा। ठीक है, फिर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, संप्रभुता शब्द का क्या अर्थ है, यानी कि अर्थ इसका क्या है? अर्थ का मतलब क्या था? देखिए, संप्रभुता शब्द का अर्थ है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। भारत नहीं तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और नहीं किसी अन्य देश पर का डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है, भारत के ऊपर और कोई शक्ति नहीं है। और यह अपने मामलों चाहे आंतरिक मामला हो या बाह्य मामला हो का निराकरण करने के लिए स्वतंत्र है। यानी कि चाहे आंतरिक मामला हो या बाह्य मामला हो, तो दोनों प्रकार के मामला को निवारण करने के लिए भारत हमेशा क्या है दोस्तों? तत्पर है। या करके भारत क्या है दोस्तों? तत्पर है ना। ठीक है, अब चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद बात करें 6 नंबर, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता से हम यह समझते हैं कि राजनीतिक या किसी गैर धार्मिक मामलों से धर्म को दूर रखा जाए।
यानी कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, धर्मनिरपेक्षता से हम यह समझते हैं कि राज राजनीतिक और किसी गैर धार्मिक मामलों से धर्म को दूर रखा जाए तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न करे। सरकार जो है वो धर्म के आधार पर दोस्तों किसी के साथ कोई भेदभाव ना करे। इसके अंतर्गत सभी नागरिकों को अपने धार्मिक एवं मान्यताओं को पूरी तरह से मानने की पूरी क्या है दोस्तों आज़ादी है। अपनी मान्यताओं को अपने धार्मिक को मानने की पूरी तरीका से आज़ादी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 7 नंबर देखेंगे। संविधान समझिएगा, क्वेश्चन है दोस्तों संविधान और संविधानवाद में अंतर स्पष्ट करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे संविधान, उसके बाद देखें संविधानवाद। संविधान विश्व के प्रत्येक देशों में है। संविधान आज लगभग आज के दौर में अगर बात किया जाए तो विश्व के प्रत्येक देशों में संविधान है। संविधान किसी गैर लोकतांत्रिक देश में भी हो सकता है, जो लोकतांत्रिक देश नहीं है वहाँ भी संविधान हो सकता है। संविधान हो सकता है परंतु सर्वोच्चता इसको अलग अलग हो सकती है। संविधान हो सकता है लेकिन सब जगह संविधान का सर्वोच्चता अलग अलग प्रकार से देखा जा सकता है। यानी कि संविधान जाकर के लोकतांत्रिक देश में संविधान को सबसे सर्वोच्च रखा गया है, वहीं जाकर के जो देश लोकतांत्रिक नहीं है वहाँ पर उसका सर्वोच्चता उसके हिसाब से होगा दोस्तों, उस देश के हिसाब से होगा। शासन जहाँ संविधान रहेगा वहाँ असीमित और निरंकुश शासन होगा। वहाँ पर किस प्रकार शासन होगा है ना, असीमित और निरंकुश शासन होगा। लेकिन संविधानवाद में अगर देखें दोस्तों संविधान केवल कुछ देशों में होता है। संविधानवाद कुछ देशों में होता है। संविधान के साथ शासन लोकतांत्रिक है ना, संविधान के साथ जो शासन जो होता है दोस्तों वो लोकतांत्रिक तरीका से नहीं हो पाता है। संविधान की सर्वोच्चता को अगर देखा जाए तो संविधान की सर्वोच्चता अलग अलग होती है। सरकार सीमित होती है, वहाँ पर सरकार क्या होती है दोस्तों सीमित होती है ना। अगर देखा जाए तो सरकार क्या होगी दोस्तों है ना, सीमित होगी। अब हम लोग जाके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग क्या करेंगे बात करेंगे, देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन जाकर के 8 नंबर, विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं। विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं। देखिए विविधता में एकता का अर्थ होता है कि अलग अलग होने पर भी एक होना, अलग अलग होने पर भी क्या होना एक होना। हाथ हाथ में भिन्न भिन्न प्रकार की 5 अंगुलियां होती है हाथ में दोस्तों। अगर हाथ में देखा जाए तो भिन्न भिन्न प्रकार की 5 अंगुलियां होती है, पर हथेली एक होता है। हथेली का होता है एक होता है। वैसे ही भारत में अनेक प्रकार के लोग, वेशभूषा, बोली, रीति रिवाज, त्यौहार, खान पान सब अलग अलग है, फिर भी देश रूप में भारत एक है। देश रूप में क्या है भारत एक है। और अलग अलग धर्म जाति होते हुए भी हम सब भारतीय हैं। विविधता में एकता होना ही है ना हमारे देश है ना, हमारा देश भारत की एक प्रमुख विशेषता है दोस्तों है ना, हमारा देश भारत की एक प्रमुख विशेषता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। और महात्मा गांधी ने बोले है ना ये जा करके अब वो क्या बोलते हैं इनको पंडित नेहरू ने बोले थे है ना कि विविधता में एकता की बात को बताए थे। फिर देखिए लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। देखिए लोकतंत्र शासन की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता शासकों को चुनाव करती है। लोकतंत्र शासन की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता शासकों को क्या करती है चुनाव करती है दोस्तों है ना। तो बहुत शॉर्ट आंसर इसका, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, याद करने कोई दिक्कत आपको नहीं होगी इस प्रकार के क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि राजतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो राजतंत्र शासन की वह व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति यानी कि राजा शासन का सर्व होता है। राजा क्या होता है दोस्तों शासन का सर्व होता है। राजा जनता द्वारा नहीं चुना जाता है। राजा क्या होता है जनता द्वारा नहीं चुना जाता है बल्कि वंशागत होता है। राजा क्या होता है दोस्तों वंशागत मतलब क्या कि अगर राजा अभी हम हैं तो अगला बार राजा जो बनेगा तो हमारा आने वाला पीढ़ी आने वाला संतान ही बनेगा दोस्तों, ठीक है। फिर जाकर के किसी दूसरे राजा को युद्ध में हरा करके राजा बन जाता है और शासन करता है। या तो क्या करेगा कि दूसरे राजा को उसे हरा करके
युद्ध में हरा करके राजा बन जाता और क्या करता दोस्तों, शासन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो कह रहा कि गणतंत्र से आप क्या समझते हैं? जब देश की सर्वोच्च अधिकारी का पद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। जब देश के सर्वोच्च अधिकारी का पद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जनता के द्वारा चुना जाता है, तो वह देश गणतंत्र देश कहा जाता है। ये भारत का गणतंत्र देश है ना। भारत का सर्वोच्च अधिकारी कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति है। इसका चुनाव जाकर के जनता अप्रत्यक्ष रूप से करती है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, है ना। प्रत्यक्ष रूप से यानी कि हम लोग डायरेक्ट रूप से जाकर के उसे, है ना, वोट दें तो क्या कहला, प्रत्यक्ष। लेकिन अगर हम किसी को चुन करके भेजे हैं और वो जाकर के उन्हें चुने तो क्या कहलाएगा दोस्तों? अप्रत्यक्ष। जैसे हम लोग जाकर सांसद को, विधायक को चुनाव करते हैं, वही सांसद और विधायक जाकर के इसका चुनाव करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों भाग लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा समता का अधिकार किसे कहते हैं? समता का अधिकार किसे कहते हैं? कानून की नज़र में सभी नागरिक बराबर है। कानून की नज़र में सभी नागरिक क्या है? बराबर है। धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग के कारण कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। इन कानूनों के तहत छुआछूत का भेद मिटा दिया गया है। किसी को भी मंदिर, होटल, कुआं आदि में जाने से रोका नहीं जा सकता है। यही क्या कहलाता है दोस्तों? समता का अधिकार कहलाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा भाषा नीति क्या है? भाषा नीति क्या है? एक साझी राष्ट्रीय भाषा का होना आधुनिक राष्ट्र राज्य का एक प्रमुख लक्षण है। भाषा लोगों में भावनात्मक एकता उत्पन्न करती है। भाषा जो है दोस्तों लोगों में भावनात्मक एकता उत्पन्न करती है, जो राष्ट्र निर्माण, है ना, राष्ट्र निर्माण वह उसे सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा से ही किसी जन समूह की क्या होती है दोस्तों? पहचान होती है। भाषा से किसी जन समूह की क्या होती है? पहचान होती है। तो एकदम आसानी से बता दीजिएगा कि जाकर के एक साझी राष्ट्रीय भाषा को होना आधुनिक राज्य का एक प्रमुख लक्षण है। भाषा लोगों में भावनात्मक एकता उत्पन्न करती है, जो राष्ट्र निर्माण एवं, है ना, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? एवं हो जाएगा। राष्ट्र निर्माण एवं उसके सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा से ही किसी जन समूह की क्या होती है दोस्तों? पहचान होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट, और यह जाकर के आज का क्या है? अंतिम क्वेश्चन है, और इस चैप्टर का भी अंतिम क्वेश्चन है। अब हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। जाके इतिहास का दूसरा चैप्टर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? शुरू करेंगे। देखिए जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कारण बताएं। देखिए भारतीय शासन अधिनियम 1947 के अंतर्गत रियासत का जो राजा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके अपनी रियासत को भारतीय संघ में क्या कर रहे? मिला सकता था, है ना। राजा जो है थे दोस्तों हरि सिंह ने ऐसा 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ, यानी वहाँ का संविधान लागू, जम्मू का संविधान लागू हुआ तब 1957 में, और इसमें उसे भारत का अभिन्न अंग घोषित किया गया। और राजा नहीं जाकर के भारत के क्या कहें? अभिन्न अंग को घोषित किए हैं। और जाकर के जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरि सिंह थे। जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? राजा हरि सिंह। और जाकर के भारत के अभिन्न अंग, भारत में भारतीय संघ में क्या कर दिए? शामिल कर दिए। और शामिल करने के बाद ये जाकर के भारत जो हो गया, है ना, भारत का जो जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग हो गया है दोस्तों, है ना। इसके साथ, है ना, जय हिंद।